नमस्कार दोस्तों। कैसी रही दिवाली? मेरी दिवाली कैसी रही? सच कहूं, ये फंडा, ये कॉन्सेप्ट वर्चुअल वाला मेरी समझ से तो बाहर। वर्चुअली पूजा, वर्चुअली आरती, वर्चुअली हेलो, हैप्पी दिवाली, वर्चुअली गले मिलना। अरे नहीं यार, मेरा दोस्त, मेरा यार कल अगर मुझे मिलता है जैसे राजेंद्र अवस्थी राजू, तो मैं कैसे क्या कहूंगा? नमस्ते राजू, हैप्पी दिवाली। व्हाट नॉनसेंस। राजू मिल जाए तो गले मिलकर के उससे ना कहूं तो किस बात की दिवाली यार? एक गीत याद आ रहा है, गा लू ना? कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन ये सारे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। प्रभु माफी, बहुत हो गया, अब हमारे दिन लौटा दो भाई। और आज का जो ये दिन है संडे का, उसमें आपका ये दोस्त, आपका ये यार, आपका ये मित्र अजय भट्टाचार्य आपके बीच लेकर के आया है अपने यार को, राजेंद्र अवस्थी को, जो आपके बीच लेकर के आएंगे महाकवि भास की लिखित उनकी जो नाट्य रचना है मध्यम व्यायोग, जिसकी पुनर्रचना मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने की है। और उसके बाद हम हरदीप दायले जी से हम सुनेंगे अशोक भौमिक कहानी श्रृंखला। और हमेशा की तरह मेरे यार, मेरे मित्र निरंजन श्रोत्री जी अपने युवा कवि को लेकर के आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बड़ी दिवाली के दिन आप सबको एक बार फिर मेरी शुभकामनाएं। आपके बीच आ रहे हैं मेरे यार, मेरे दोस्त राजू, राजेंद्र अवस्थी जी। आइए। तुम्हारी माता का नाम क्या है? घटोत्कच। हिडिंबा। भीम सहर्ष स्वागत। अरे अरे वाह, ये हिडिंबा का पुत्र है। मन में कौतूहल जाग रहा है। देखो पुत्र, इसे छोड़ दो। घटोत्कच। नहीं नहीं छोड़ूंगा। भीम, हे ब्राह्मण देवता, आप अपना बेटा संभालें, मैं इसके साथ चला जाऊंगा। मछला पुत्र, ऐसा तो नहीं हो सकेगा श्रीमान। अपने गुरुजनों और भाइयों के प्राणों की रक्षा के लिए मैंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया है। आपको तो अभी संसार में रहना है। भीम, आर्य, आप मुझे क्षमा करें। मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं, जन सेवा मेरा धर्म है, इसलिए आपके शरीर के बदले मैं अपना शरीर अर्पित कर रहा हूं। घटोत्कच स्वागत। अच्छा, तो ये क्षत्रिय है, इसी से इसे इतना घमंड है। तो ठीक है, इसी को मार कर ले चलता हूं। इसे किसने रोका है? भीम, मैंने। घटोत्कच, क्या तुमने? भीम, हाँ मैंने। घटोत्कच, तो तुम ही मेरे साथ आओ। भीम, यदि तुम में शक्ति है तो बलपूर्वक मुझे ले चलो। घटोत्कच, क्या तुम मुझे पहचानते हो? भीम, पहचानता हूं, तुम मेरे बेटे हो। घटोत्कच, मैं तुम्हारा पुत्र कैसे? भीम, अरे अरे नाराज क्यों होते हो? क्षत्रियों के लिए तो सारी प्रजा ही संतान होती है।
इसीलिए मैंने कह दिया। घटोत्कच, "हाँ, कायर जैसा व्यवहार करते हो भीम। मैं शपथ पूर्वक सत्य करता हूं कि मैं नहीं जानता कि भय क्या होता है। मैं तुम्हारे पास से जानना चाहता हूं कि भय क्या होता है। तुम तो भले आदमी हो, इसका गुण दोष जानते हो, बताओ भय कैसा होता है। घटोत्कच, तो लो, अब मैं तुम्हें भय सिखाए देता हूं। शस्त्र संभालो। भीम, शस्त्र? ये लो, संभाल लिया। घटोत्कच, अरे कहां है शस्त्र? भीम, सोने के खंबे जैसा और शत्रुओं को दंड देने में तत्पर मेरा दाहिना हाथ ही मेरा शस्त्र है। घटोत्कच, ये कहना तो मेरे पिता भीमसेन के लिए ठीक है। भीम, अरे ये भीम कौन है? ब्रह्मा, शिव, कृष्ण, इंद्र और यमराज, इनमें से तुम्हारे पिता किसके समान हैं? घटोत्कच, सबके। घटोत्कच, छी, झूठ है। घटोत्कच, क्या कहा? मेरे गुरुजनों पर आक्षेप करते हो? अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। इस पेड़ को उठाकर तुम पर मरणांतक वार करता हूं। पेड़ को उठाकर वार करता है, भीम पर कोई असर नहीं होता। भीम, अरे मुझ पर ये फूल क्यों फेंक रहे हो? घटोत्कच, ठहर जा, ठहर जा, तुझ पर ये पर्वत उठाकर फेंकता हूं। पर्वत उठाकर फेंकता है, भीम पर उसका भी कोई असर नहीं होता। भीम, अरे क्यों बच्चों जैसे कंकड़ फेंक रहे हो? घटोत्कच, अच्छा, मैं भीमसेन का पुत्र और वायु का पौत्र हूं। बाहु युद्ध में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दोनों में बाहु युद्ध होता है। घटोत्कच, भीम को बाहों में बांधकर जैसे जाल में हाथी को फंसा लिया जाता है, वैसे ही मैंने तुम्हें अपनी भुजाओं में बांध लिया है। देखूं इसे तोड़कर कैसे निकलते हो। भीम, अरे तुमने तो फूलों की माला पहना दी, लाओ मैं इसे उतार देता हूं। भीम घटोत्कच के बाहुबंधन से अलग होता है। घटोत्कच, अरे बड़ा पराक्रमी है, किसी तरह वश में ही नहीं आ रहा। ठीक है, माता की कृपा से जो माया पाश की शक्ति है मेरे पास, उसी से इसे बांधता हूं। मंत्र पढ़कर आचमन कर जल के छींटे भीम पर डाल देता है। घटोत्कच, अब तुम माया पाश में बन गए हो। विवश होकर मेरे पीछे पीछे चलोगे। भीम, क्या मैं माया पाश में बन गया हूं? ये हुई ना बात, अब थोड़ा मजा आएगा। मगर क्या करूं, मेरे पास महेश्वर की कृपा से प्राप्त माया पाश का मोक्ष मंत्र है। ब्राह्मण देवता थोड़ा जल देना। ब्राह्मण जल देता है। ब्राह्मण, ये रहा जल। भीम मंत्र जाप कर आचमन करता है और माया पाश कटकर गिर जाता है। घटोत्कच, अरे पाश भी गिर गया, अब क्या करूं? हाँ ठीक, याद आया। सुनिए वीर पुरुष, मैं आपको परास्त तो नहीं कर सका, लेकिन आरंभ में आपने जो मुझे वचन दिया था उसकी याद दिला रहा हूं आपको। भीम मुस्कुराकर, प्रतिज्ञा स्मरण है मुझे, चलो आगे आगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूं।
दोनों चलने लगते हैं। ब्राह्मण परिवार में पीछे पीछे चल रहा है ब्राह्मण। ये भी क्या खूब रही, पांडवों के मसले ने इस राक्षस को हर प्रकार से परास्त कर दिया, फिर भी उसके पीछे पीछे चल दिया, वैसे जैसे मधुमत सांड भरी बरसात में झूमता हुआ चला जाता है। घटोत्कच, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे आने की सूचना माता को देकर आता हूं। भीम, ठीक है, जाओ। घटोत्कच हिडिंबा के पास पहुंचता है। घटोत्कच, माता, मैं प्रणाम करता हूं। मैं तुम्हारे भोजन के लिए एक हट्टा कट्टा मनुष्य लाया हूं। हिडिंबा, कब से भूखी थी मैं बेटे, बोलो कैसा लाए आदमी, कुछ हुलिया तो बतलाओ, फिर हम डट कर खाएं आदमी। घटोत्कच, भला आदमी वीर महान, हट्टा कट्टा मोटा ताजा, अरे तू क्यों बातों में भूली है, आकर उसको जल्दी खा जा। हिडिंबा, क्या ब्राह्मण है? घटोत्कच, नहीं नहीं मां, क्षत्रिय है। हिडिंबा, क्या बूढ़ा है? घटोत्कच, अरे नहीं नहीं मां, खूब युवा है। हिडिंबा, तो लाओ मैं देखूं उसको। घटोत्कच हिडिंबा को भीम के पास लाता है। हिडिंबा एकदम चौंक कर, क्या 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 यही वो मनुष्य है? घटोत्कच, हाँ मां, यही वो मनुष्य है। हिडिंबा, बेटे ये तो हमारे देवता हैं। घटोत्कच, देवता? किसके देवता? हिडिंबा, तेरे और मेरे। भीम की नजर हिडिंबा पर पड़ती है। भीम, अरे देवी हिडिंबा। हिडिंबा, बेटे पिता को प्रणाम करो। घटोत्कच शर्मिंदगी के साथ, पिताजी क्षमा करें, चरणों में गिर पड़ता है। भीम, आओ बेटे, तुम खूब पराक्रमी बनो, गले लगाता है। घटोत्कच, ब्राह्मण बोलता है, अरे अरे ये तो भीमसेन पुत्र घटोत्कच है। घटोत्कच ब्राह्मण के चरणों में झुककर, भगवान प्रणाम। ब्राह्मण, तुम्हारे गुण और कीर्ति पिता समान। भीम, हिडिंबा इधर आओ। वत्स घटोत्कच, तुम भी इधर आओ। हम लोग ब्राह्मण पर देवता को सपरिवार आश्रम के द्वार तक विदा करेंगे। सब लोग प्रस्थान करते हैं और यहाँ पर मध्यम व्यायोग नाटक इतिश्री होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैंने ये अंक शुरू किया तो मैं ये बताना भूल गया कि आज का हमारा ये अंक हमारा 39वां एपिसोड है, 39वां अंक है। और जब मैंने आज राजू को सुना, राजेंद्र अवस्थी जी को सुना नाट्य पाठ करते हुए, तो मुझे एक वाकया याद आ गया। कालिदास समारोह में मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, और जहां तक मुझे याद है वो शीर सागर मैदान पे होना था प्ले, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग आते थे उन प्लेस को देखने के लिए। और बारिश गिर गई, मूसलाधार बारिश गिरी, तो प्ले शिफ्ट किया गया। यूनिवर्सिटी का जो हॉल था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उस हॉल में वो नाटक शिफ्ट कर दिया गया। और तुम्हें शायद याद नहीं होगा राजू, उस दिन मेरा क्या रोल था मालूम है? मैंने उस दिन तकरीबन 300 या 400 कप चाय बनाई थी। पूरे आर्टिस्ट, बैक स्टेज के जो लोग थे, कलाकार जो थे, लाइटमैन जो थे। आज जब तुमको मैंने भास, महाकवि भास का जो जो नाट्य पाठ करते सुना, तो मुझे वो दिन याद आ गया कि ये वही राजू है। क्या पाठ करते हो भाई, कमाल की आवाज है यार,
मजा आ गया। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हरदीप को, हरदीप दायले जी को, कि वो आए और अशोक भौमिक जी की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाए। आज की उनकी कहानी है शिवराम। आमंत्रण है आपको हरदीप दायले जी, आइए। नमस्कार। समावर्तन के प्यारे दर्शकों को मैं यानी हरदीप दायले का प्यार भरा नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है शिवराम। ये कहानी मुझे बहुत प्रेरित करती है। ये कहानी ईमानदारी सिखाती है और ये कहानी लिखी है विश्व प्रसिद्ध चित्रकार श्री अशोक भौमिक जी ने। अशोक भौमिक जी बहुत अच्छे कहानीकार भी हैं। आज उन्हीं की कहानी मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। तो लीजिए, पेश है शिवराम। अमरकांत ना होते तो मुझे नागपुर की सैर कौन कराता। अंग्रेजी में एक कहावत है, वॉकिंग डाउन मेमोरी लेन, यानी हिंदी में कहें तो यादों की गलियों से गुजरना होगा। पर आज नागजी भाई टाउन की इस गली से गुजरना मेरे लिए किसी अंग्रेजी मुहावरे से का तजुर्बा मात्र नहीं था। वो गली अब भी वहीं बिछी थी, वो मकान अब भी वहीं सड़क किनारे कतारों में खामोश खड़े हैं। सड़क किनारे कतारों में खामोश खड़े हैं। दोपहर के इस वक्त मोहल्ले में एक अजीब सी खामोशी थी। इस वक्त मोहल्ले में मुझे लगा कि इस खामोशी की उम्र 62 साल की थी। जब से मैं गया हूं तभी से यहां सब कुछ खामोश है। कब तक इस खामोशी को अपने अंदर समाये खड़ा था याद नहीं। तभी बगल वाले मकान के बाहर किसी ने अपनी मोटरसाइकिल में किक मारकर इस सन्नाटे को चूर चूर कर दिया। आज से 62 सालों पहले मोटरसाइकिल वाले इस मकान में शंकर बोस का परिवार रहता था। शंकर मेरा दोस्त था, पर शंकर के बचपन का नाम अब मुझे याद नहीं रहा। शंकर अब विख्यात सितार वादक पंडित शंकर बोस बन गया है। सैन फ्रांसिस्को के अलावा अमेरिका के कई शहरों में उसके संगीत विद्यालय हैं। शंकर का परिवार हम जैसे ही विस्थापित होकर पूर्वी बंगाल से हिंदुस्तान आ गया था। पर शंकर के पिताजी विभाजन के पहले ही कलकत्ता के बंगाल नेशनल बैंक में काम करते थे और इसी बैंक के मैनेजर बनकर आजादी के बाद नागपुर आए थे। इसके बारे में मुझे बाद में पता चला कि ये बंगाल नेशनल बैंक रन कर गया था। उन दिनों बैंकों के रन कर जाने की खबरें अक्सर सुनने में आती थी और बैंक के रन कर जाने को अगर हम यूं कहें कि समझो कि बैंक का भट्टा बैठ गया, तो हम अनुमान लगा सकते हैं आम लोगों की बैंक में जमा रकम रातों रात गुल हो जाने पर क्या गुजरती होगी। बहरहाल इस रन कर जाने के चलते सैकड़ों बैंक कर्मचारियों की नौकरियां चली जाया करती थी। जानकार लोग कहते थे कि बैंक के रन करने की खबर पहले से ही मैनेजर को लग जाया करती थी और ऐसे में ही वे समय से पहले माल सरकाकर अपनी घरों की अलमारियों में भर लिया करते थे। लिहाजा ऐसे बैंकों के कई मैनेजरों ने खूब कमाया था। शंकर का परिवार जिस मकान में रहता था वो एक मंजिला था और उसकी छत की मुंडेर नहीं थी, पर आज ये 4 मंजिला मकान था जिसके हर फ्लैटों के बाहर निकले एयर कंडीशनरों के पिछवाड़े उस मकान में रहने वाले लोगों की औकात बता रहे थे। आज से 62 साल पहले ये एक मध्यम वर्गीय परिवारों का एक मोहल्ला हुआ करता था जो अपने आप में एक परिवार जैसा ही था। इस मोहल्ले के आसपास गरीब लोगों के कच्चे मकान हुआ करते थे। कुछ छोटी मोटी दुकानें हुआ करती थी, किसी में कोई रोजमर्रा का सामान बेचता था तो कोई किरासन का तेल। एक आध घरों के बाहर सब्जियां भी बिकती थी। पर मुझे इनमें 2 वजहों से शिवराम की दुकान याद है। शिवराम की दुकान में चना मुर्रा, सेंगदाना, मूंगफली के साथ साथ कम्पट
लेमचूस और शक्कर के बने खिलौने मिलते थे। जिसे हम शक्कर के खिलौने कहते थे, वह वास्तव में एक सफेद धागे में माले की तरह पिरोई हुई अनगढ़ शक्कर की ढेलियां होती थी। घर का कोई भी अगर शिवराम की दुकान पर सौदा लेने जाता था तो मैं तुरंत उनके साथ लग लेता था। 1 पैसे में 2 पाउली चना मुर्रा, सेंग और 1 पैसे में 2 शक्कर की मिठाई वाले 2 मनके। पाउली एक कटोरा नुमा नापना था। सुना है ये आज भी ग्रामीण इलाकों में प्रचलित है। यानी जीवन के 2 सबसे बड़े सुख की कीमत 2 पैसे। ऐसे ही बड़े बड़े सुखों से भरी खूबसूरत दिनों की एक दोपहरी को शंकर ने अपने घर के किसी कोने में से एक सिक्का उड़ाकर मेरे पास आकर बोला था, चल चना मुर्रा खाते हैं। और हम सीधे शिवराम की दुकान पहुंच गए। 1 पाउली चना मुर्रा मैंने अपने लिए लिया और दूसरा पाउली शंकर ने। जेब से अपने अपने घरों से उड़ाए गए सिक्के को शिवराम को थमाकर हम दोनों जीवन के सबसे बड़े सुख का आनंद लेते हुए घर की ओर चल पड़े। और तभी एक दुर्घटना घटी। उस समय आसमान में बादल नहीं थे, पर ना जाने कहां से कौन सी बिजली आकर गिरी। और इसके पहले कि हम दोनों कुछ कर पाते, शिवराम उछलकर हमारी दुकान के बाहर आया और फिर अपने एक हाथ से मुझे और दूसरे हाथ से शंकर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हम दोनों भौचक थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो शांत शिवराम इस कदर गुस्से में हमें पकड़कर अपने घर की ओर ले जा रहा है। यह यात्रा जल्दी शंकर के घर के आंगन में खत्म हुई। भाई, ओ भाई, आपको कोई ख्याल भी है कि आपका ये लड़का क्या करता है? घर से पैसे चुराकर चना मुर्रा खाता है। शंकर के पिताजी शिवराम की ऊंची आवाज सुन कमरे के बाहर आ गए थे और उन्हें शायद समझने में देर नहीं लगी कि शंकर ने फिर से घर से पैसे चुराए थे। पर अपने बेटे पर एक अशिक्षित गंवार दुकानदार का आरोप लगाना शायद उनको अच्छा नहीं लगा। वो बात को टालते हुए बोले, अरे नहीं शिवराम, शंकर को उसकी मां ने शायद पैसे दिए होंगे। पर कोई बात नहीं, तुमने ठीक कहा बताकर। आइंदा से हम ध्यान रखेंगे। यह सुनकर शिवराम ने हम दोनों की कलाइयों पर से अपनी मुट्ठी हटा ली। फिर कुछ देर तक वो शंकर के मां और पिताजी को देखता रहा, जैसे उनके चेहरों में कुछ तलाश रहा था। फिर हाथ जोड़कर बोला, सरकार, हम आपके गुलाम हैं, गरीब हैं, किसी तरह से दुकान चलाकर बीवी बच्चों को पाल लेते हैं। चोरी नहीं करते सरकार, झूठ नहीं बोलते। इतना कहते हुए अपने जेब से एक सिक्का निकालकर हमारी ओर करते हुए हमसे पूछा, बाबा बोल, क्या यही सिक्का था ना जो तुमने मुझे दिया था? मैं उस सिक्के को पहचान गया। हालांकि वैसा सिक्का पहले कभी नहीं देखा था मैंने, पर इसी छोटे से सिक्के से ही तो इस शंकर ने चना मुर्रा खरीदकर शिवराम को दिए थे। हम दोनों ने शिवराम के सवाल पर सर हिलाकर हामी भर दी थी। अशर्फी है, अशर्फी, ये 1 पैसा नहीं है साहब। शिवराम ने लगभग चीख कर कहा था। एक बिजली जो शिवराम की दुकान में गिरी थी, उसको नीचा दिखाती हुई दूसरी बिजली थी जो शंकर के घर के आंगन में गिरी। शंकर के पिताजी पास रखी कुर्सी पर धम से बैठ गए, मानो कुर्सी पर गिर पड़े। दृश्य जितना नाटकीय था उतना ही दुरूह। हम दोनों को ना तो कुछ समझ में आ रहा था और ना ही अपने पास कुछ और करने को था, सो हम दोनों रोने लगे। मैं गरीब आदमी हूं सरकार, इस अशरफी ने मुझे लालची बना दिया था। अगर मैं इसे रख लेता तो चोर कहलाता, चोर। मेरी बीवी बिटिया, माई बाप, मोहल्ले वाले और यहां तक कि सब मुझे चोर कहते। शिवराम चोर। पुलिस मुझे हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती। इतना कहकर शिवराम ने वो सिक्का शंकर के पिताजी के हाथों में थमाकर तेज कदमों से निकल गया था। मेरी उम्र उस वक्त 3 साल की रही होगी। सिक्कों की पहचान ना तो मुझे थी और ना ही शंकर को, पर बाद में पता चला कि उस दिन का सिक्का सोने का बना था
और उसके एक और लिखा था बंगाल नेशनल बैंक। गरीब गंवारों में पढ़े लिखे और अमीरों के मुकाबले ईमानदार बनने की ख्वाहिश क्यों ज़्यादा होती है, यह आज भी समझ में नहीं आया। शिवराम जैसे करोड़ों लोग एक जिंदगी में एक छोटी सी दुकान ही लगा पाते हैं। ऊंची ऊंची इमारतों के बाहर से एयर कंडीशनरों के पिछवाड़े तो हमारे फ्लैटों में ही दिखते हैं। निरंजन भाई, जब मैं कहता हूं कि आपके बगैर समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का कोई भी अंक इनकम्प्लीट है, तो आप विश्वास करिए, मैं बहुत दिल से इस बात को कहता हूं। जिंदगी में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं सिर्फ एक कारण की वजह से, जो होता है मोहब्बत। मैं ऐसा मानता हूं कि आपका और मेरे बाबा का रिश्ता जो है वो मोहब्बत का है, और मैं बाबा के बेटे के नाते आपके इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज क्या सुना रहे हैं आप किस युवा कवि को आज हमारे बीच लेकर के आ रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं, सुनाइए हमें अपने युवा कवि को। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं ज्योति देशमुख की कविताएं। ज्योति देशमुख वैसे तो एक स्कूल की संचालक हैं और उनका एक कविता संग्रह प्रेम की वर्तनी प्रकाशित हुआ है। ज्योति देशमुख की रुचि कविताओं को लेकर कई प्रयोगों में भी है, और खास करके कविता के संप्रेषण को लेकर, कविता पाठ को लेकर उन्होंने कई अभिनव प्रयोग भी किए हैं। ज्योति देवास में रहती हैं और उनकी कविताओं में हमेशा वे कुछ खाली जगहों की तलाश में होती हैं। इन खाली जगहों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ये कहती हैं कि मटका रहना चाहिए थोड़ा खाली, मटका रहना चाहिए थोड़ा खाली, ताकि डुबोकर गिलास निकाला जा सके पानी बिना छलकाए। तो आइए मित्रों, आज सुनते हैं कवित्री ज्योति देशमुख की कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है 125 साल जीने की इच्छा। 125 साल जीने की इच्छा अगर पूरी हो जाती गांधी जी की, तो उनसे एक बार मिलने की मेरी भी इच्छा पूरी हो जाती। मैं रहती उनके आश्रम में कुछ दिन, पीती बकरी का दूध, खाती चोकर की रोटी, काटती सूत और बुन लेती अपने लिए एक साड़ी या दुपट्टा, और सीखती उनसे कि कैसे दाएं गाल को आगे किया जाता है जब कोई बाएं गाल पर झापड़ मारे। कहीं किसी बात पर उनसे बहस भी कर लेती, कहती उनसे कि न करें वे सर्वधर्म प्रार्थना, कि प्रार्थना का कोई धर्म नहीं होता। मैं यह भी कहती कि होने चाहिए स्कूल टॉल्स्टॉय फार्म की तरह, जो सुनकर निकल जाते वे छड़ी हाथ में लिए, उस रास्ते पर जिस पर चलकर बदला जा सकता शिक्षा पद्धति को। मैं भी दौड़ती उनके पीछे कि उनकी गति से चलना संभव ही नहीं हो पाता मेरे लिए। लगी रहती उनके पीछे तब तक जब तक पूरा नहीं हो जाता यह काम। इसके लिए सीख लेती सत्याग्रह करने का तरीका भी उनसे। अगली कविता का शीर्षक है स्पेस। खाने के बाद भी एक रोटी की जगह रहनी चाहिए। खाने के बाद भी एक रोटी की जगह रहनी चाहिए, ताकि ली जा सके सांस आराम से। मटका रहना चाहिए थोड़ा सा खाली, ताकि डुबोकर गिलास निकाला जा सके बिना छलकाए पानी। छोड़ी जानी चाहिए लिखते हुए, छोड़ी जानी चाहिए लिखते हुए, थोड़ी जगह अक्षरों के बीच और थोड़ी सी ज़्यादा शब्दों की। बोलते हुए भी रखना चाहिए ध्यान खाली जगह का।
छोड़ते थे खाली जगह जैसे 80-90 के दशक में दूरदर्शन के उद्घोषक और समाचार वाचक। न रहे खाली जगह तो घुट जाता है कविता का दम और चुभने लगती है गद्य में शब्दों की कहानियाँ वाक्यों को। थोड़ी खाली जगह बनाए रखनी चाहिए ताकि बचा रहे व्यक्ति भी रिश्ते के बीच। अगली कविता का शीर्षक है 5 कप। खरीद लाई थी बड़े शौक से बोन चाइना के कप का एक सेट। एक दिन न जाने किस धुन में थी कि छूट कर जा गिरा एक कप सफ़ेद टाइल्स की फर्श पर और टुकड़े टुकड़े हो गया। भरे मन से उठाए कमरे में बिखरे बोन चाइना के नुकीले टुकड़े, कुछ सोफे के तो कुछ सेंटर टेबल के नीचे से। बहुत बारीक किरचें जो बिखर गई थी पूरे कमरे में। नहीं चुभने दी एक भी किरच खुद को, बड़ी सावधानी से उठाकर उन्हें कूड़ेदान में डाला। लेकिन चुभते हैं वे 5 कप, लेकिन चुभते हैं वे 5 कप जो टंगे रहते हैं रसोई की अलमारी में अपने बीच एक रिक्त स्थान लिए। अगली कविता का शीर्षक है सिगरेट। मम्मी खांसती रहती है इन दिनों, सुबह से लेकर शाम तक और अक्सर रातों को भी। नहीं सोती उस कमरे में जिसमें सोया हो कोई और। डरती हैं कि उनकी खांसी से टूट जाएगी उसकी नींद। पापा जब सिगरेट पीते थे तब अक्सर माचिस न होने पर मम्मी ही लाकर देती। सुबह जब आंगन में मम्मी साफ करती सब्जियां, पापा पढ़ते अखबार सिगरेट पीते हुए। शाम को जब मम्मी बताती दिन भर की आप बीती, पापा सुनते धीरज से हर बात सिगरेट पीते हुए। रात में सोने से पहले मम्मी करती अगले दिन की तैयारी, पापा पढ़ते धर्मयुग, इंडिया टुडे या कोई अंग्रेजी उपन्यास सिगरेट पीते हुए। मम्मी ने नहीं पी कभी सिगरेट, लेकिन मुझे न जाने क्यों आती है सिगरेट की गंध, खांसती है जब भी मम्मी। धन्यवाद। दोस्तों, एक बात जानते हैं, जब मैं किसी एपिसोड को एंकर करना शुरू करता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है। मन में बहुत सारी उमंगें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी सोच, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे पुराने जो वाक्य हैं वो याद रहते हैं। एपिसोड पूरा होते होते ऐसा लगता है कि अरे यार, आज का एपिसोड खत्म हो गया। मुझे नहीं मालूम कि आपने समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का ये एपिसोड देखा कि नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आपने इसको सब्सक्राइब किया कि नहीं। अगर नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। जल्दी से आपको अपना एड्रेस दे देता हूं। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो आप हमको देखते होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। हाँ, जिस समय आप सब्सक्राइब करें उस समय बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हमेशा की तरह मेरी इल्तजा है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कुछ लिख करके भेजिए। कुछ कहानी, कोई कविता हमें लिख करके भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस मंच पर मौका दें। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ,
कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।